अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी उन केसेस की जहां पे हो क्या रहा था, नंबर ऑफ लेंसेज थे और बाद में हमने प्लेन मिरर या फिर कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के अरेंजमेंट को लाके प्लेस किया था। और वहां पे हो क्या रहा था, जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पे इमेज क्या कर रही थी, कोइंसाइड कर रही थी, है ना। मैंने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए थे और मैंने बोला था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नहीं। तो अब तुम लोगों ने देख लो, तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है इस तरह के क्वेश्चन की। अब जो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग डालो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा, जब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर मुझे वहां पे इधर ले आओ थोड़ा सा ना, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज वहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड की। और ध्यान ना, इससे रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड भी आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, मैंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज क्या है, टू कैलकुलेट the focal length, to calculate the focal length of a convex lens। तो अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, इस मेथड, इस एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक स्क्रीन होती है। तो ये तो हो गई तुम्हारी वहां पे स्क्रीन। तो हमारे पास स्क्रीन है और स्क्रीन के सामने कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस करते हैं। तो स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को लाके वहां पे क्या किया है, प्लेस किया है। अच्छा, अब इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को लाके प्लेस करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने स्क्रीन के सामने लाके प्लेस किया है, इसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस को लाके प्लेस किया है। और कॉन्वेक्स लेंस को हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि इस स्क्रीन पे एक शार्प इमेज बनती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस किस पे फॉर्म कर दे, स्क्रीन पे फॉर्म कर दे वहां पे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन होती है उसके बीच का डिस्टेंस लो d। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। यहां कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है तो ये हो जाएगा u डिस्टेंस। साइन के साथ प्लेस करेंगे तो u का साइन नेगेटिव होगा। अब यहां पे अगर तुम्हारा लेंस है तो इसकी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, तो ये तुम्हारा वहां पे v बन रहा होगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला था वहां पे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1/f 1/v। v का साइन पॉजिटिव, u का साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हमें करना क्या है, अच्छा, v की जगह हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं, v की जगह हम पुट कर सकते हैं d माइनस यू बी।
ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस चेक करो, d माइनस यू है कि नहीं है। तो अगले स्टेप में v की जगह मैंने पुट कर दिया वहां पे d माइनस यू, साइन लेंगे पॉजिटिव, u का साइन नेगेटिव, तो ये हो गया +1/u। अब अगले स्टेप में क्या करो, अगले स्टेप में इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो चेक करो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वहां पे क्या, u स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल्स टू 0। देखो चेक करो जरा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे देखो जरा, u स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक इक्वेशन बन रही है। अब d क्या है, d तो कांस्टेंट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, एफ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो तो वेरी कर सकता है, तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके टर्म में आ रही है, u के टर्म में आ रही है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो चेक करो इक्वेशन ये बन रही कि नहीं बन रही है, d प्लस माइनस, देखो ये बन रही कि नहीं बन रही वहां पे इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2a। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो रहेगी, ये इक्वेशन क्या दे रही है, ये इक्वेशन दे रही है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अच्छा, अब यहां पे केसेस क्या पॉसिबल है, तो चेक करो वहां पे, यहां पे जो केस पॉसिबल है, फर्स्ट केस देखो जरा, फर्स्ट केस पॉसिबल है कि d किसके बराबर हो जाए। अच्छा, यहां पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक d कॉमन ले लो, तो यहां पे लिख सकते हैं d -4f। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं d स्क्वायर -4df। तो देखो है कि नहीं है वहां पे। अब पहला रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, पहला रिजल्ट हमारा निकल के आता है कि d की वैल्यू अगर 4f के बराबर हुई तो क्या होगा। अगर d की वैल्यू 4f के बराबर हुई तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट की एक ही लेंस की एक ही पोजीशन मिलेगी, लेंस की पोजीशन मिलेगी, और लेंस की पोजीशन मिलेगी u इक्वल्स टू d 4f के बराबर है, तो u निकल के आ जाएगा d/2। देखो है कि नहीं है वहां पर, यानी मिड में अगर लाके प्लेस करेंगे तो उसकी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी वहां पे। अच्छा, सेकंड केस क्या पॉसिबल है वहां पे, सेकंड केस पॉसिबल है वहां पे कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगी तो क्या होगा। अगर d ग्रेटर देन 4f होगा तो यहां पे u की दो वैल्यू मिलेगी, एक u1 मिलेगा और दूसरा u2 मिल रहा होगा। और तीसरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, तीसरा रिजल्ट निकल के आता है वहां पे, थर्ड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, थर्ड रिजल्ट निकल के आ रहा है कि d की वैल्यू 4f से क्या है, कम हो जाए। अच्छा, d की वैल्यू अगर 4f से कम होगी तो ये टर्म इमेजिनरी हो जाएगी, और ये टर्म इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि यहां पे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल वैल्यूज। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट को हमने स्क्रीन के सामने लाके प्लेस किया है, और इसके बीच में हम लेंस को लेके आ रहे हैं, और जब लेंस को हम मूव कराते हैं तो यहां पे हमें
2 इमेजेस मिलनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट एक इमेज की नहीं है, हमें 2 इमेजेस फॉर्म करनी है, और 2 इमेजेस फॉर्म करेंगे जब लेंस को हम मूव कराएंगे। तो जो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसकी पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि d शुड बी ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। d शुड बी ग्रेटर देन 4f। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें फोकल लेंथ तो मालूम नहीं है, हमें करना क्या है? हमें लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जब मुझे लेंस की फोकल लेंथ ही नहीं मालूम है तो ये डिस्टेंस कैसे डिसाइड करूंगा? देखो ऐसा है कि नहीं है? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करने क्या जा रहे हैं? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को प्लेस करना है तो उनके बीच का डिस्टेंस 4f होना चाहिए। अब तुम बोलोगे जब f मालूम ही नहीं है तो 4f कैसे डिसाइड करें? तो होता क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उस कन्वर्जिंग लेंस की एक रफली फोकल लेंथ निकालते हैं। अब कैसे निकालोगे? कॉन्वेक्स लेंस लो और कॉन्वेक्स लेंस को सनलाइट के सामने लाके प्लेस कर दो, उसके नीचे एक पेपर को लाके प्लेस करो, और क्या करो, अब तुम उस तरह से लेंस को आगे पीछे मूव कराओ। और कब तक मूव कराना है लेंस को? हमें लेंस को मूव कराना है जब तक कि वहां पे एक पॉइंट इमेज ना बन जाए, यानी पूरी सनलाइट जो पैरेलल आ रही है वो उस पॉइंट पे मीट कर जाए। और हमें मालूम है पैरेलल रेज जहां पे मीट करेगी वो तुम्हारी फोकल लेंथ होगी। बचपन में हम लोग ऐसा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे, उसके सामने कार्बन पेपर लाके प्लेस करते थे और मैग्नीफाइंग लेंस को हम मूव कराते थे इस तरह से। और होता क्या है, जब एक पोजीशन ऐसी आती कि पूरी रेज उस पॉइंट पे फोकस हो जाती है तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी पहुंचती है और पेपर क्या होता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम एक रफली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पेपर और लेंस के बीच का एक रफली डिस्टेंस मिल जाएगा। हमें क्या करना है, 4 टाइम्स ज्यादा रखना है। तो ये चीज हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, अब यहां पे चेक करो फर्स्ट पोजीशन क्या निकल के आ रही है ऑब्जेक्ट की। तो u1 जो निकल के आएगा वो आएगा 1/2 d माइनस अंडर रूट, देखो एक वैल्यू ये आएगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 d प्लस अंडर रूट। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब ध्यान है, ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी है। तो अब फिर से डायग्राम को ड्रॉ करो। इसको अब तुम बोलो यहां पे u1 v1। अब लेंस की हमें 2 पोजीशन मिलेगी, तो एक लेंस की पोजीशन यहां कहीं मिल रही होगी। अब जब लेंस की ये पोजीशन मिलेगी तो ध्यान रखना यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो u2 होगा, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, v2 होगा। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के बताओ, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है, ये लेंस की सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है जब डिस्टेंस कम था, सेकंड पोजीशन का मतलब है जब डिस्टेंस वहां पे क्या था, ज्यादा था। मान लो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं x। इसको हम x से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक में स्मॉल d से भी डिनोट करता है। अब डायग्राम को देख के बताओ x का मतलब क्या है। तो डायग्राम को अगर देखोगे तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है x का मतलब वहां पे हो रहा है u2 माइनस u1। चेक करो, u2 माइनस u1 x के बराबर है कि नहीं वहां पे? तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि u2 माइनस u1 x के बराबर है। अच्छा, ये u1 है, ये u2 है। अगर u1 होगा तो v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 की वैल्यू होगी d माइनस u1। देखो चेक करो, ये अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज की पोजीशन क्या मिलेगी, d माइनस u1 मिलेगी। करो ना d माइनस u1 की वैल्यू पुट करोगे
तो d माइनस d/2 और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो चेक करना, वैल्यू आती है 1/2 d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये हो जाएगी वैल्यू वहां पे कितनी, मैंने बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट u1 है तो v1 की वैल्यू हो जाएगी d माइनस u1, पुट करो वहां पे, तो ये d/2 और ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है कि जो v1 है बताओ वो u2 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो v2 क्या होगा, v2 हो जाएगा d माइनस u2। करो d माइनस u2, अब d माइनस u2 करोगे तो ये हो जाएगा हाफ d, यहां पे साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4fd और ये आ जाएगा u1 के बराबर। देखो है कि नहीं है वहां पे, क्योंकि हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं जिसको हमें वहां पे क्या करना है, डायरेक्ट यूज करना है। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या बन रहा है, पहले तो u2 और u1 की वैल्यू पुट करो यहां पे, सबसे पहले u2 और u1 की वैल्यू पुट करो। तो u2 और u1 को माइनस करोगे तो चेक करो x, u2 माइनस u1, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, 2 कैंसिल आउट होगा, तो चेक करो वहां पे डी स्क्वायर माइनस 4fd। देखो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 4fd, और यहां से हमें मिलती है पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। देखो है कि नहीं है वहां पे, जो पहला रिजल्ट निकल के आ रहा है फोकल लेंथ का, वो क्या निकल के आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। अब बताओ वहां पे जब एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म करोगे तो हमें डी डिस्टेंस मालूम होगा, हमें क्या करना है, हमें लेंस की दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अगर दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस मालूम है तो ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, ये फॉर्मूला इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ देगा वहां पे। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा पे, तो रिजल्ट हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया, 4d हो गया वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं u2 माइनस u1 x के बराबर है। चेक करो वहां पे u2 माइनस u1 x के बराबर है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या है, v1 प्लस u1 d के बराबर है कि नहीं है, u1 प्लस v1 d के बराबर है, लेकिन हमें मालूम है v1 किसके बराबर है, v1 u2 के बराबर है। तो यहां से तुम क्या बोलोगे, यहां से तुम बोलोगे u1 प्लस u2 d के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो u2 आएगा d प्लस एक्स बाई 2। देखो है कि नहीं वहां पर, और u1 क्या आएगा, देखो चेक करो, दोनों को सॉल्व करने पे u1 कैंसिल आउट होगा, 2u2 d प्लस एक्स के बराबर, तो u2 हो गया d प्लस एक्स बाई 2। अब u2 की वैल्यू पुट करोगे, u2 की वैल्यू पुट करोगे तो d माइनस, तो ये हो जाएगा u1 चाहिए ना मैं, u2 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स बाई 2। देखो है कि नहीं वहां पे, और हमें मालूम है जो u2 है वो v1 है और जो u1 है वो तुम्हारा v2 है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन थी वहां पे मान लो मैग्निफिकेशन m1 बना, सेकंड जो पोजीशन आई मान लो उसमें मैग्निफिकेशन m1 बना। अच्छा, फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वहां पे कितना था, वहां पे फॉर्मूला था v बाई यू। देखो लेंस के लिए यही था कि नहीं था फॉर्मूला वहां पे मैग्निफिकेशन का, v बाई यू। तो पुट कर दो वहां पे वैल्यू जरा,
देखो ये था ना, मिरर के केस में -v/u था, है ना, वहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, है ना, फिर इधर नेगेटिव था और उधर पॉजिटिव था। चेक करो, यही था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला v/u। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v/u का मतलब हो गया v1/u1, करेक्ट, v1/u1, v1/u का मतलब हो गया d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स। अच्छा, सेकेंड केस में अगर मैग्निफिकेशन देखोगे तो m2 होगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी v2/u2। अच्छा, v2/u2 तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। देखो चेक करो, फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन आएगा d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, सेकेंड केस में d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। ये हो जाएगा अगेन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं? इसका मतलब है कि जब लेंस की हम पोजीशन को शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में अगर देखोगे तो इमेज की हाइट ज्यादा निकल के आएगी, और सेकेंड पोजीशन जो मिलेगी उसमें इमेज की हाइट हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो जब हम लेंस को शिफ्ट कराएंगे तो यहां पे दो इमेज बनेगी, दो शार्प इमेज बनेगी स्क्रीन पे, लेकिन होगा क्या, एक इमेज जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी और एक इमेज की हाइट क्या होगी, कम होगी वहां पे। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ, ये इमेज इन्वर्टेड आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज बताओ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी स्क्रीन पे? कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, कि मैग्निफिकेशन जब साइन के साथ प्लेस करो तो v नेगेटिव, u भी क्या हो गया, नहीं v पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन में v पॉजिटिव u नेगेटिव, साइन के साथ हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ जाएगी वहां पे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। तो ध्यान है, ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये तुम्हारी वहां पे क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी वहां पे। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें m1 मिल गया और साथ में यहां पे क्या मिल गया, m2 मिल गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है रेशो क्या है दोनों के मैग्निफिकेशन का। तो m1/m2 क्या दे देगा वहां पे, वो दे देगा d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये सब फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं तुम्हें, क्योंकि इन फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते, बस ध्यान रखना है जो पहली पोजीशन आएगी वो कम थी, दूसरी पोजीशन में डिस्टेंस ज्यादा था, तो पहली पोजीशन के लिए इमेज एनलार्ज आती है, दूसरी पोजीशन के लिए इमेज छोटी आती है। अब मल्टीप्लाई करो m1 इंटू m2, बताओ क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब m1/m2 का मतलब क्या हो गया, h1/h0 h2/h0 इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या आता है कि जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ h1 h2। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी हाइट ऑफ h1 इंटू h2 किसके बराबर, h0 स्क्वायर के बराबर, h1 इंटू h2 किसके बराबर, h0 स्क्वायर के बराबर। तो h0 जो रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट h1/h0 हो जाएगा अंडर रूट h1 इंटू h2। तो h1 क्या है, h1 वहां पे एक इमेज की हाइट है, h2 वहां पे सेकंड इमेज की हाइट है। अगर दोनों हाइट मालूम होगी तो इस फॉर्मूले से हम ऑब्जेक्ट की हाइट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये तुम्हारी वहां पे लेंस डिस्प्लेसमेंट की क्या थी, डिस्प्लेसमेंट मेथड की थ्योरी थी। अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में देखोगे या फिर कुछ और बुक में देखोगे तो न्यूमेरिकल दिए होंगे, और जो न्यूमेरिकल दिए होंगे या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या फिर ये फॉर्मूला, या फिर तो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हमें न्यूमेरिकल वहां पे क्या करने हैं, सॉल्व करने। क्लियर है इतना वहां पे। तो अब तुम्हें करना क्या है, मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है वहां पे।
बस ये ध्यान रखना है कि इस मेथड के थ्रू हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्रिज्म। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिज्म। अब देखो, मान लो मैंने इस तरह से एक शो किया, मान लो मैंने इस तरह से एक प्रिज्म शो करी, तो जनरली कौन सा व्यू है? ज्यादातर केस में जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे 9th-10th में, तो बताओ इस तरह की एक प्रिज्म थी कि नहीं थी? वहां पे ऐसी थी, वहां पे प्रिज्म, अगर याद होगा तो बताओ इस तरह से एक प्रिज्म थी कि नहीं थी वहां पे? और ये जो व्यू हम शो करते हैं, ये व्यू हमारा कौन सा होता है? टॉप व्यू होता है। तो अगर मान लो किसी प्रिज्म को हमने क्या किया, पेपर पे लाके प्लेस कर दिया और ऊपर से देख रहे हैं, तो ये प्रिज्म का ट्रायंगुलर क्या है? क्रॉस सेक्शन है। तो ये प्रिज्म का वहां पे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और अभी तक जो तुमने प्रिज्म पढ़ी थी वो प्रिज्म तुम्हारी क्या थी? ग्लास की थी। अच्छा, मान लो कभी मैंने ऐसे शो कर दिया, या फिर ये सब मेरे क्रॉस सेक्शन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इनमें से कौन सा प्रिज्म है? ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, या ये प्रिज्म है? तो ध्यान रखना, प्रिज्म का मतलब क्या है? प्रिज्म का मतलब है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल दें, या फिर हम बोलें कि यहां पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रिज्म को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? प्रिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको हमने बाउंड किया है। कितने सरफेस से बाउंड किया है? तो हो सकता है 3 सरफेस हो या 3 से ज्यादा हो। तो यहां पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको यहां पे हमने 3 सरफेस से ज्वाइन किया है, यहां पे हमने 6 सरफेस से ज्वाइन किया है, यहां पे हमने 6 सरफेस से इनक्लोज किया है, यहां पे इसको हमने 4 सरफेस से इनक्लोज किया है। तो प्रिज्म को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? प्रिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम enclosed by 3 or more than 3 surfaces such that अब कंडीशन क्या है? जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है, ये दोनों सरफेस नॉन पैरेलल होने चाहिए। यहां पे जैसे लाइट आई तो ये भी एक प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको हमने नंबर ऑफ सरफेस से क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया है। जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट क्या हो रही है? बाहर आ रही है, वो हमारे नॉन पैरेलल होने चाहिए। तो यहां पे भी लाइट ऐसे गई और लाइट ऐसे निकल के आ गई, तो ये सभी मेरी वहां पे क्या है? प्रिज्म है। लेकिन मान लो ये मेरी एक ग्लास स्लैब है। बताओ, ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो ये भी तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हमने 4 साइड से इनक्लोज कर दिया। अब यहां पे कोई लाइट आई, लाइट ऐसे गई, फिर लाइट यहां निकल गई। तो ध्यान है, यहां पे जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल के आ रही है, ये पैरेलल सरफेस है। और अगर सरफेस पैरेलल होते हैं तो वहां पे जो लाइट बाहर निकलती है, ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और प्रिज्म करता क्या है? तो प्रिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? जब भी हम किसी लाइट के पाथ में प्रिज्म को लाके प्लेस करेंगे तो वो लाइट को डेविएट कराता है।
अगर कोई हमसे पूछता है कि प्रिज्म का बेसिक पर्पस क्या है, तो प्रिज्म का अभी सबसे पहला पर्पस क्या निकल के आ रहा है कि लाइट के पाथ में अगर हमने प्रिज्म को लाके प्लेस कर दिया तो प्रिज्म लाइट को वहां पे क्या कर देगा, डेविएट कर देगा। लेकिन यहां पे लाइट डेविएट नहीं हो रही है, यहां पे पैरेलल निकल रही है। तो हम लोग प्रिज्म की डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, प्रिज्म की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, it is a transparent medium bounded by 3 or more than 3 surfaces such that the face on which the light is incident and the face from which the light emerges must be non parallel to each other। जिस सरफेस पे लाइट टकरा रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल के आ रही है वो दोनों ही सरफेस हमारे नॉन पैरेलल होने चाहिए। तो ये तुम्हारे पैरेलल नहीं है इसलिए प्रिज्म है, लेकिन अगर पैरेलल हो गया तो उसको हम प्रिज्म नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रिज्म लाइट को हमेशा डेविएट करती है। क्लियर इतना वहां पे? अच्छा, लेकिन ध्यान है, इसको हम इस तरह से दो प्रिज्म बना सकते हैं, एक प्रिज्म ये, एक प्रिज्म ये। अब आगे पढ़ोगे तुम लोग प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कि यहां पे अगर मैं इस तरह का दो प्रिज्म ले रहा हूं तो उसने लाइट को क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया। तो अभी हम कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सिलेबस में ज्यादातर जो हम प्रिज्म पढ़ते हैं वो हमारी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म होती है। हम लोग मोस्टली जो प्रिज्म ड्रॉ करते हैं वो मेरी क्या होती है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होती है। अब सबसे पहले वहां पे कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। पहला जो टर्म हम डिफाइन करते हैं वो टर्म डिफाइन करते हैं ए, और ए को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहली टर्म डिफाइन करो ए, और ए को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, जैसे को मान लो मेरे पास एक प्रिज्म है, यहां पे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म होगी तब तो एंगल 60 डिग्री है, कोई सा भी लोगे। लेकिन मान लो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके तीनों एंगल अलग अलग हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं यहां पे कि एंगल कितना है। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां पे कि एंगल कितना है, तो प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है, उन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल रहता है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यहां पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहां पे इसको एक्सटेंड कर दो तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है, उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अब हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ड्रॉ करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो यहां पे ड्रॉ करो इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। अच्छा, अब ड्रॉ करो वहां पे नॉर्मल, तो ये हो गई नॉर्मल। फिर क्या होगा, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। और ध्यान है यहां पे हम मान रहे हैं मीडियम एयर है, और यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा म्यू है। यानी जो प्रिज्म जिस मीडियम की बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वो डेंसर है। अब लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, तो ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर से वहां पे ड्रॉ करो अब नॉर्मल जरा। अब यहां पे जो एंगल आएगा वो एंगल यहां पे आएगा R1, इसको बोलो R2।
तो R1 वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R2 वहां पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहां पे जब लाइट बाहर निकलेगी तो उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। तो यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर दो, और ये जो एंगल आ रहा है इसको हम बोलेंगे I2, I2 वहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको बोल दो I1। तो जो डायग्राम है, डायग्राम में I1 क्या है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 वहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और A जो रहेगा, A वहां पे इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा, तो वो यहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म A। देखो है कि नहीं यहां पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूले यहां पे एप्लीकेबल होंगे। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा स्नेल्स लॉ का। तो यहां पे और यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, लिखोगे वहां पे 1, मीडियम होगा तो μ1 लेके चलेंगे, लेकिन यहां पे लिखोगे 1 इंटू साइन I1 किसके बराबर, म्यू इंटू साइन R1 के बराबर वहां पे। फिर यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो लिखोगे वहां पे म्यू इंटू साइन R2 किसके बराबर, 1 इंटू साइन I2 के बराबर। इसका मतलब प्रिज्म का शेप कैसा भी हो, प्रिज्म का शेप कैसा भी हो, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये फॉर्मूले वहां पे क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए। फिर देखो आगे वहां पे ये एंगल तुम्हारा R1 है, अब चेक करो जरा यहां पे। अच्छा यहां पे एक लाइन और बनाओ, इसको एक्सटेंड करो। यहां पे एक और हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, इसको ऐसे एक्सटेंड करेगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे ने जो एंगल फॉर्म किया है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो बेसिकली हमने यहां पे क्या टर्म डिफाइन करी, एक तो टर्म डिफाइन करी एंगल ऑफ प्रिज्म, फिर बात करी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, फिर बात करी एंगल ऑफ इमर्जेंस की, फिर बाद में बात कर रहे हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन की। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ देखो है कि नहीं वहां पे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे ने, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे ने जो एंगल फॉर्म किया है वही मेरा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा सबसे पहले वहां पे क्या करो, डेल्टा को रिलेट करो। बताओ ये पूरा एंगल अगर I1 होगा तो ये पूरा भी I1 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा चेक करो यार, ये I1 तो ये I1, ये R1, तो चेक करो ये एंगल आएगा I1 माइनस R1। अच्छा सिमिलरली चेक करो ये एंगल I2, तो ये पूरा एंगल I2, ये R2, तो ये एंगल की अगर बात करोगे तो ये एंगल आएगा I2 माइनस R2। देखो है कि नहीं है। अब पहला रिजल्ट क्या आएगा, पहला रिजल्ट आएगा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, और हमने पढ़ा है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल। तो ये रिजल्ट हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो जब भी मुझे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना होगा तो I1 प्लस I2 माइनस, तो ये तीसरी इक्वेशन है जो यहां पे क्या होगी, एप्लीकेबल हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट देखो जरा फिर से, ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है वहां पे, इस पूरे को देखो जरा एंगल को। ये तुम्हारी लाइन थी, ये लाइट ऐसे आ रही थी, ये इस पे परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये एंगल R1 है, तो चेक करो यहां पे ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल चेक करो, ये R2 है, और ये पूरा एंगल चेक करो। अब बताओ ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस R1।
ये R2 है, तो ये जो पूरा एंगल आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस R2। अब बताओ फिर से ये एक ट्राइंगल देखो जरा, और इस पूरे ट्राइंगल में लिखोगे A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में वहां पे R1 प्लस R2 A के बराबर हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। और इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। इसका मतलब है केसेस कोई से भी दिए हों, प्रिज्म के केसेस कोई से भी दिए हुए हों, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले वहां पे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फॉर्मूले हम किसी भी केस में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, मिनिमम डेविएशन की। तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे प्रिज्म का। ये तुम्हारी प्रिज्म थी और यहां पे कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही थी। यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, फिर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। लाइट रे ऐसी बेंड कर गई थी, फिर लाइट रे बाहर निकली थी वहां पे। देखो एक नहीं वहां पे। अब जो एंगल हमने डिफाइन किया था ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एयर म्यू ए। ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये एंगल I2। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, मिनिमम डेविएशन की। यहां पे हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन की। अच्छा, अब जब मिनिमम डेविएशन की हम बात करते हैं तो याद होगा तुम लोगों ने 9th 10th में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा प्रिज्म का। तो वहां पे हम कैलकुलेट क्या करते थे, वहां पे हम कैलकुलेट करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। वो जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेट किया था वहां पे क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो वहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते थे, डेल्टा जैसे कैलकुलेट करते हो, डेल्टा का भी हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया, I1 प्लस I2 माइनस A। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे वहां पे प्रिज्म के आगे हम पिन लगाते थे, पेंसिल से लाइन खींचते थे, प्रिज्म के आगे पिन लगाते थे, फिर दूसरी साइड से देखते थे, फिर वहां पिन लगाते थे, फिर वहां पे हम डेल्टा कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे, I1 मालूम था, I2 मालूम था, A मालूम था, डेल्टा कैलकुलेट करते थे। तो वहां पे हम I की वैल्यू को वेरी कराते थे। वहां पे हम लोग I की वैल्यू को वेरी कराते थे और वहां पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का, किसके साथ, I के साथ। और जो ग्राफ आता है एंगल ऑफ डेविएशन का वो कुछ इस तरह से ग्राफ आता था। अब देखो तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, वहां पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो I1 वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उनका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का कर्व निकल के आता है। अच्छा, अब इस कर्व में यहां कहीं देखो, ये एक एंगल डेविएशन का है, ये मिनिमम डेविएशन नहीं है, ये यहां पे कोई डेविएशन है। अब यहां पे अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो यहां पे हमें 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो है कि नहीं यहां पे, अगर यहां पे हम किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं
तो कोई भी जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन है उसके लिए हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हमने क्या बोला था कि अगर ये एयर है, ये ग्लास है, तो वहां पे हमने बोला था कि कोई लाइट अगर एयर से ग्लास में आ रही है, कोई लाइट रे है एयर से ग्लास में गई, तो ये I1, ये I था, ये R था। जब स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था तो 1 इंटू साइन आई किसके बराबर था? म्यू इंटू साइन आर के बराबर था। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? लाइट को ग्लास से एयर में भेज रहे हैं। कितने एंगल पे भेज रहे हैं? इसको हम आर एंगल पे भेज रहे हैं। तो अभी आर से बाहर निकली थी, अब आर एंगल से भेज रहे हैं। अब लाइट यहां पे बाहर निकलेगी कितने एंगल पे? आई डैश पे। फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, म्यू इंटू साइन आर 1 इंटू साइन आई डैश। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दो। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करोगे तो आई डैश आई के बराबर निकल के आता है। इसका मतलब है कि यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट था। लाइट ने जाने में जो पाथ फॉलो किया, वापसी में भी लाइट क्या कर रही है? वही पाथ फॉलो कर रही है। अब इसका मतलब है कि यहां पे हमने लाइट को ऐसे भेजा तो लाइट ऐसे गई। अब इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो चेक करो, यही था कि नहीं था वहां पे? और इस डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। देखो यही निकल के आई, नहीं निकल के आई? तो यहां पे हमें एक एंगल ऑफ डेविएशन मिला। अब दूसरा क्या है? लाइट को हम इस साइड से I2 से स्ट्राइक कराते हैं। अब इसको ऐसा इमेजिन करिएगा। अब लाइट को हम I2 से भेज रहे हैं। लाइट को I2 से भेजोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से लाइट ऐसा पाथ फॉलो कर देगी। अब ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे का होगा, ये डायरेक्शन इमर्जेंट रे का होगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ इमर्जेंट रे ने जो एंगल कैलकुलेट किया, एंगल फॉर्म किया, वो एंगल ऑफ डेविएशन बन गया। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, अब यहां से डेल्टा डैश चेक करो फिर से क्या होगा? I2 तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2, ये R1 तो ये हो गया I1 माइनस R1। फिर से डेल्टा की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 माइनस A। इसका मतलब है कि जो दो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उनमें से एक I1 है और दूसरा I2 है। क्लियर? तो जब हम एंगल ऑफ डेविएशन को जब हम प्लॉट करते हैं किसके साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। तो जब हम एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। किसी पर्टिकुलर डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू है। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू है। दो वैल्यू क्या बता रही है? कि एक एंगल यहां पे और एक एंगल यहां पे। दोनों के लिए डेल्टा मेरा क्या है? सेम है। अभी हम उस केस की बात कर रहे थे जब लाइट I1 इंसिडेंट थी और I2 हमारी इमर्जेंट थी। तो उस केस में ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था। देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है कि नहीं है वहां पे? अब मिनिमम डेविएशन की जब बात करते हैं तो कंडीशन लिखो। जब हम मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो उसके इसमें ध्यान रखना I1 इक्वल्स टू I2 होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ये मिनिमम डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो मिनिमम डेविएशन है वहां पे I की एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है I1 I2 मेरा सेम हो गया। अच्छा, अब I1 I2 सेम हो गया तो वहां पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था। स्नेल्स लॉ में हमने क्या लिखा था? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, फिर म्यू इंटू साइन R2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन I2। अब I1 I2 सेम है तो इन दोनों को I बना दो वहां पे। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहां से हम क्या बोलेंगे? R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है।
तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, I1 I2 सेम है, R1 R2 भी मेरा वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया, ध्यान ना, I1 I2 सेम होगा, R1 R2 भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसको मान लो R। अब बताओ रिजल्ट क्या था, R1 प्लस R2 A के बराबर था, तो R की वैल्यू निकल के आ गई वहां पे A/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा म्यू की वैल्यू क्या निकल, अच्छा पहले देखो वहां पे डेल्टा भी देख लो, वहां पे डेल्टा हो गया मिनिमम डेविएशन, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 माइनस A। तो अगले स्टेप में डेल्टा M हो जाएगा, I1 I2 सेम, A की जगह A हो जाएगा वहां पे 2R। देखो है कि नहीं, वहां पे A की जगह पुट कर दो वहां पे 2R। अब सबसे पहले तो कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू क्या निकल के आ गया, म्यू आ गया वहां पे साइन I बाय साइन R1, R1 R2 तो क्या हो गए सेम। तो अगले स्टेप में हो जाता है म्यू साइन। अब बताओ I की जगह क्या पुट करोगे, तो I की जगह हम पुट कर सकते हैं वहां पे या फिर ऐसे लिखे रहने क्या A को, देखो चेक करो वैल्यू जो थी डेल्टा था वहां पे I1 प्लस I2 माइनस वहां पे A था, और R1 प्लस R2 क्या हो गया R2R, तो R हो गया A/2। तो हम ऐसे लिख दें डेल्टा M इक्वल्स टू 2I माइनस A। तो I जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। तो साइन I जो रहेगा वो हो जाएगा A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन R, और साइन R का मतलब क्या हो गया A/2। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट करते थे, वहां पे हम फाइंड आउट करते थे मिनिमम डेविएशन। अच्छा लाइट का मिनिमम डेविएशन मिल गया हमें, तो डेल्टा M मालूम है, A मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या निकल के आ रही है, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो I1 I2 सेम होगा, R1 R2 भी क्या होगा सेम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन हो गया साइन ऑफ A/2। अच्छा अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, अगर A स्मॉल है तो बताओ रिजल्ट का क्या होगा, A अगर स्मॉल होगा तो R स्मॉल होगा, R स्मॉल होगा तो I भी क्या होगा स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करते हैं तो रिजल्ट हो जाता है साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा A प्लस डेल्टा M/2 इंटू A/2 कैंसिल आउट होगा। तो अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है, अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डेल्टा M जो डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है A इंटू म्यू माइनस 1। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी डेल्टा M डेविएशन होगा वो हो जाएगा A इंटू म्यू, A बाहर ले लो तो वहां पे हो जाएगा म्यू माइनस 1, यही हमारा वहां पे क्या होगा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब जब प्रिज्म को हम मिनिमम डेविएशन पे लाके प्लेस करते हैं तो एक प्रॉपर्टी है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन IIT में बहुत पहले आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, 60 60 और 60, यहां से कोई लाइट रे आई, यहां से कोई लाइट रे आई,
फिर लाइट रे यहां से इमर्ज कर गई। लाइट ऐसे थी कि नहीं थी वहां पे? अब बताओ ये मुझे वहां पे R1 की वैल्यू क्या है? ये R1 था वहां पे और ये R2 था। बताओ अगर कोई प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है जो मिनिमम डेविएशन पे लाके प्लेस की गई है, तो R1 R2 सेम थे और ये थे a/2 का मतलब 30 डिग्री। बताओ ये 30 तो ये 60, ये 30 तो ये भी क्या हो गया 60। इसका मतलब है कि ये जो लाइन रहेगी ये लाइट रे बेस के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है और वहां पे इस तरह से रे डायग्राम दिया और रे डायग्राम में क्या शो कर रहा है? इनसाइड द प्रिज्म जो लाइट रे है वो बेस के क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। इसका मतलब है कि लाइट का वहां पे मिनिमम डेविएशन हुआ है वहां पे। क्लियर इतना पे? अच्छा सेकंड डायग्राम देखो यार, वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म की, हम बात कर रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म की। और ये एंगल 40, ये 40 40 40 80, तो बताओ ये 100 हो गया कि नहीं हो गया? वहां पे फिर से कोई लाइट रे आई, R1 R2, मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 50। बताओ ये 50 40 40, बताओ ये लाइट रे फिर से इसके क्या हो गई? पैरेलल चल गई। इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म होगी तब भी लाइट क्या होगी? बेस के पैरेलल चलेगी। आइसोसेलेस होगी तब भी पैरेलल होगी, लेकिन पैरेलल कंडीशन क्या है कि लाइट किस पे स्ट्राइक कर रही होगी? 100 वाले फेस पे स्ट्राइक करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 40 वाले फेस पे स्ट्राइक करे। फिर देखो मान लो तीनों एंगल अलग अलग हैं, हो भी सकता है ऐसा, जैसे यहां 30, यहां 40, 1 1 10। अब लाइट रे ऐसी आई, R1 I1 R2 I2, देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में बताओ तुम यहां पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू हो गया 55 डिग्री। ये 55 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 30 35 डिग्री। देखो है कि नहीं यहाँ पे? फिर ये 55 तो ये भी आ गया 35 वहां पे। अब बताओ ये 35 ये 30 ये 35 40, तो ये लाइट रे क्या हो गई? नॉन पैरेलल हो गई। तो ये रिजल्ट है कि कोई भी प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पे लाके प्लेस किया गया है और प्रिज्म अगर मेरी कौन सी है? प्रिज्म अगर मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तब तो उस केस में जो भी लाइट रे रहेगी वो बेस के पैरेलल चलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई? अगर आइसोसेलेस भी है तो उस केस में जो दो एंगल सेम थे उसके पैरेलल अगर लाइट उसके पैरेलल लाइट चल रही है तो अगेन वहां पे हम बोलेंगे कि ये जो प्रिज्म है इसको हमने मिनिमम डेविएशन के लिए क्या किया है? लाके प्लेस किया। तो आज मैंने कुछ प्रिज्म की थ्योरी डिस्कस करी है और साथ में हमने बात करी है मिनिमम डेविएशन की। तो अब तुम्हें करना क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है और अगली क्लास में हम और कंडीशन की बात करेंगे कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, प्रिज्म से लाइट नहीं निकल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कंडीशन क्या है। तो वो कंडीशन में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी तुम्हें केवल करना क्या है? प्रिज्म के फॉर्मूले देख लेना है। इसका डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिज्म को अगर मिनिमम डेविएशन पे लाके प्लेस किया गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। क्लियर? तो इसका डेरिवेशन करके देख लो। अगली क्लास में इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।